हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 3 विद्युत रसायन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 है ये। तो हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 विलयन और ठोस अवस्था को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसका हमने पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो का जो लास्ट सेक्शन है ना, पार्ट जो भी लास्ट चैप्टर है, लास्ट वीडियो जो भी बना उसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में बनाने हैं, अगर आप साथ साथ कापी और पेन लेके काम करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई आपको मूल्य नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री है ये। और जो चैनल है वहाँ पे ये उसका पे करना होता है आपको, हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर 3 विद्युत रसायन। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को चैनल को शेयर अवश्य करें, जिससे उन लोगों का भी भला हो सके। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं विद्युत रसायन। तो हम लोग देखते हैं पहले विद्युत रसायन होता क्या है। पहले हम विद्युत रसायन देखेंगे। तो विद्युत रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत रसायन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या, जिसमें विद्युत रसायन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मेरे पास विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत अपघटनी सेल द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटनी सेल द्वारा। मतलब जो विद्युत अपघटनी सेल होती है उसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करेंगे। नंबर 2 है मेरे पास रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं उसको हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं नंबर 1। तो मेरे पास सबसे पहले है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल जो थी तो हम वही लेते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। तो हम विद्युत रासायनिक सेल में देखते हैं। नंबर 1 है विद्युत रासायनिक सेल में बहुत सी सेलें होती हैं। तो पहली सेल है मेरे पास डैनियल सेल। तो सबसे पहली सेल क्या है यहाँ पे? डैनियल सेल। तो इसे हम लोग गैल्वेनिक, इसको हम जो सेल है ना इसको डैनियल सेल भी बोल सकते हैं। हम इसे गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल भी हम लोग इसको कहते हैं। तो इसकी बनावट जो होती है ये फिगर होता है। तो आप लोग इस फिगर को बहुत अच्छे से देख लें। तो ये मेरे पास इस फिगर का हमने ये डायनामो चित्र बना रखा है बिल्कुल। चलिए हम आपको चित्र समझाते हैं। ये मेरे पास एक लवण सेतु होती है, ये जो बनी हुई इसको हम लोग बोलते हैं लवण सेतु होता है ये। और ये इसी पे लगा होता है CU इलेक्ट्रोड, जो कैथोड पे होता है। ये कैथोड पे होता है। ये यहाँ पे कार्य करता है अपचयन का। अपचयन का कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद ये जो होता है, ये वाले जो रोड है ये होती है Zn की। किसकी होती है? जिंक की। और यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड होता है, एनोड होता है। ये एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। और ये है मेरे पास यहाँ पे एनोड पे निगेटिव साइन होता है। तो होता क्या, देखो ये जो घोल है ये मेरे पास ZnSO4 का है, 1 मोल है। ZnSO4 का 1 मोल है। और ZnSO4 को जब भी रिएक्शन कराएंगे तो ये Zn+2 पे टूटेगा और SO4 -2 पे टूटेगा ये। और इसमें जो घोल है वो किसका? CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का है। 1 मोल लिए हमने कॉपर सल्फेट के। और इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो Cu+2 पे टूटा और SO4 -2 में टूटेगा। ये जो लवण सेतु है इसके अंदर जो भरा होता है KCl भरा होता है, KNO3 भरा होता है या NaNO3 भरा होता है। इसका घोल उसके अंदर लवण सेतु में भरा होता है। तो यहाँ से जो Cu+2 निकलते हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये धातु लगी होती है Cu की, कहाँ पर? तो ये इससे टकराते हैं।
इसमें ये चिपक जाते हैं, और यहाँ से जो Zn के निकलते हैं वो भी ऊपर जाते हैं, वो भी क्या करते हैं इसमें चिपक जाते हैं Zn वाली में। तो यहाँ से क्या होता है, देखो इस तरीके से ये एक लगी होती है, यहाँ पे लाइट आती है, यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है। क्या लगा होता है? बल्ब। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकल, देखिए दो, क्योंकि Zn+2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेंगे। तो ये मेरे पास एक विद्युत अपघटनी जो सेल है ना, उसमें डैनियल सेल का ये मेरे पास फिगर है। तो आप लोग इस फिगर को देख लें अच्छे से, और फिगर को आप लोग बना लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसकी क्रियाविधि हम लोग देखो, एनोड पे क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था। क्या हो रहा था? एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा था। अभी हमने आपको फिगर दिखाया था। तो अर्ध सेल विभव, तो अर्ध तो Zn जो है, Zn का रिएक्शन करा तो किस में टूटा? Zn+2 में टूटा था, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो गए। फिर और जो कैथोड पे हमने क्या हो रहा था, कैथोड पे अपचयन करा रहे थे हम लोग। फिगर में आप लोगों ने फिगर बना लिया, देख लीजिए अपना फिगर। तो कैथोड पे हम लोग क्या अपचयन कर रहे थे हम लोग, तो ये अर्ध सेल विभव होता है। क्या होता है? अर्ध सेल विभव होता है। तो क्या होता है, इसमें हम Cu पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu+2, तो क्या बना था? आगे Cu बन रहा था, और हमको ये कहाँ पर ही बनाना था। तो हम पूर्ण रिएक्शन अगर देखें तो इसको हम 1 डाल दें इक्वेशन, और इसको हम डाल दें 2। तो 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो देखो Zn प्लस कितना? Zn+Cu ये हो जाएगा, और इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे कितना? Zn+2 बचेगा, और Cu+2 हो गया। तो ये मेरा रिएक्शन है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो हैं और ये कट जाएंगे आपस में। ओके, चलिए एक नोट पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो नोट क्या है मेरे पास, लवण सेतु KCl KNO3 और NaNO3 का बना होता है, जो सेल की उदासीनता को बनाए रखता है। जो सेल की उदासीनता होती है उसको बनाए रखता है, जिसमें आयनों का पारगमन होता रहता है। नंबर 2 क्या है, डैनियल सेल में धारा की दिशा Cu से Zn, जो कॉपर से किस तरफ होती है? Zn, व इलेक्ट्रॉनों की दिशा Zn से Cu की ओर होती है। मतलब धारा की दिशा जो है वो कॉपर से कहाँ जाती है? Zn की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो Zn से कहाँ जाते हैं? कॉपर की तरफ होती है। नंबर 3 है इसी में, सांद्रता सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें एक ही पात्र में 2 भिन्न भिन्न अपघटनों को सरंध्र दीवार से पृथक किया जाता है। सरंध्र मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा इसको पृथक किया जाता है। तो ये मेरे पास थी सांद्रता सेल, ये है सांद्रता सेल। तो इसमें भी ये Cu होता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? मतलब Cu जो है वो Zn तरफ धारा प्रवाहित करेगा, और Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ प्रवाहित करेगा? Cu की तरफ प्रवाहित। तो ये ZnSO4 है, ये CuSO4 है, और इसके बीच में हमने एक पट्टी लगा रखी है सरंध्र दीवार की। मतलब इसमें ये छोटे छोटे होल होते हैं, छेद टाइप के होते हैं, तो वो आदान प्रदान करते रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे है मेरे पास सेल सूत्र लिखना। मतलब सेल का जो सूत्र है वो हम लोग कैसे लिखें? तो देखो एनोड, ये पैरेलल समांतर, मतलब एनोड की डायरेक्ट क्रिया हो रही है, इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं एनोड कैथोड। ये बीच में जो सरंध्र की दीवार है पैरेलल बोलते हैं इसको, एनोड कैथोड। तो इसका जो दीवार है ना, ये इसको हम बोलते हैं लवण सेतु या सरंध्र दीवार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लवण सेतु बोलते हैं, या हम लोग सरंध्र दीवार बोलते हैं इसको हम लोग। ओके, और जो नंबर 1 है एनोड, और ये एक सिंगल लाइन अगर है, सिंगल लाइन कैथोड, तो इसका मतलब सीधे संपर्क में होते हैं। इसका मतलब होता है सिंगल लाइन का ये सीधे संपर्क, मतलब एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। और इन दोनों का जो संपर्क होता है, अगर डबल लाइन है तो उनका लवण सेतु से कराते हैं, या हम सरंध्र दीवार से कराते हैं। तो इनका एक लाइन का और डबल लाइन का आप लोग अंतर समझिए। ये जो है वो लवण सेतु के लिए है, और ये है डायरेक्ट संपर्क में होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या Zn डायरेक्ट संपर्क, इसको हम जब पढ़ेंगे तो क्या अपने Zn डायरेक्ट संपर्क है Zn+2। ठीक है, लवण सेतु Cu+2 और डायरेक्ट संपर्क Cu। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इसको। एक बार फिर हमको पढ़ के दिखाते हैं। हम Zn डायरेक्ट संपर्क कितना है? Cu+2, लवण सेतु Cu+2 डायरेक्ट संपर्क किससे? Cu से। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखो मेरे पास प्रश्न है Cu+Ag एरो के आगे Cu+2 और +2Ag सेल अभिक्रिया में। तो यहाँ पे हम देखो क्या देखते हैं। नंबर 1 हम कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा। नंबर 2 3 है। नंबर 2 है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी।
नंबर 3 है धारा प्रवाह क्या होगा, जो धारा का प्रवाह है वो क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले रिएक्शन लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं, देखो Cu, हमने लिखा Cu डायरेक्ट संपर्क Cu+2, फिर लवण सेतु Ag प्लस डायरेक्ट संपर्क Ag, तो ये डायरेक्ट संपर्क किससे हो गया, Ag से। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखो नंबर 1 Cu जो ऋणावेशित हो रहा था वो कौन हो रहा था, क्योंकि Cu पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, +2 चार्ज हो गया, तो ये हो गया Cu क्या हो रहा था, ऋणावेशित हो रहा था। नंबर 2 में इलेक्ट्रोड अपक्रिया क्या होगी, तो इलेक्ट्रोड अपक्रिया क्या होगी, एनोड पे तो क्या होगी, एनोड पे Cu एरो का क्या Cu+2, मतलब Cu से क्या बनेगा, Cu+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, ठीक है। उसके बाद कैथोड पे क्या होगी, कैथोड पे होगी देखो Ag, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देने के +2 Ag होगा, ये 2 है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन +2 Ag, तो एरो का क्या बनेगा, 2 Ag बनेगा। तो यहाँ पे धारा प्रवाह किस साइड होगा, तो धारा का जो प्रवाह Ag से Cu की ओर, Ag से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, Cu की ओर, तो जो प्रवाह होगा वो कहाँ होगा, Ag से Cu की ओर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है मेरे पास इलेक्ट्रोड विभव या अर्धशैल विभव, इलेक्ट्रोड विभव या अर्धशैल विभव। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या है। किसी धात्विक विलयन में धातु की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन देने पर या धात्विक आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने पर उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मतलब जो कोई धात्विक विलयन होगा उसमें जो धातु की एक छड़ पड़ी होती है ना, छड़ के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन देने या धात्विक आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है, विभव जो है वो इलेक्ट्रॉन विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन है मेरे पास, ऑक्सीकरण करा रहे हैं हम ऑक्सीकरण विभव पे, तो m एरो के अंक हमने Mn, m के ऊपर +1 n चार्ज हो गया, तो मतलब n इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप चेन पे क्या होगा, देखो आप चेन पे होगा m पे होगा +n, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे देना हो, तो इधर क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो ये आप चेन विभव होता है, वो अभी हम पीछे कहते ऑक्सीकरण दिखाया था। आप देखते हैं हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 298 केल्विन ताप 1 एटीएम, 298 केल्विन ताप 1 एटीएम 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कब, जब 298 केल्विन ताप पर 1 एटीएम मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में उपस्थित जो छड़ पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है मेरे पास इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मतलब जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसका हम लोग मापन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, किसी सेल में अर्धशैल विभव की, जो अर्धशैल विभव है, अर्धशैल विभव की गणना सीधे नहीं की जा सकती। मतलब जो भी गणना है अर्धशैल विभव की, जो गणना करनी है हमको, वो सीधे नहीं की जा सकती है। इसके लिए सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड शून्य विभव वाला जोड़ा जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा जो विभव होगा उसमें एक शून्य विभव का दूसरा सा इलेक्ट्रोड हम लोग ऐड कर देते हैं, मतलब उसमें जोड़ देते हैं। जिसे हम लोग क्या करते हैं, SHE, इसको अंडरलाइन कर लें, SHE, इसका पूरा नाम होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए अगली हेडिंग है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास अगली हेडिंग है SHE, अभी हम लोग क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका पूरा नाम होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए शून्य विभव वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं हम लोग, CE, मतलब जो शून्य विभव वाला इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं C। क्या बोलते हैं हम लोग, C, SHE कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, C, जो शून्य विभव वाला इलेक्ट्रोड होगा उस पर। बनावट देख लेते हैं इसकी हम लोग, बनावट कैसी होती है। देखो क्या होती है, किसी पात्र में 1 मोल, M का मतलब है आप मोल, किसी पात्र में 1 मोल HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl भरकर एक वायुमंडलीय दाब पर उल्टे कीटनुमा, एक कीप नहीं होती, कीपनुमा,
कीपनुमा संरचना लगा देते हैं, जिसे Hg की नलिका, जो Hg होता है ना पारा की नलिका कहते हैं। इसके ऊपरी सिरे से हाइड्रोजन गैस व मध्य सिरे से प्लेटिनम धातु का तार लगा देते हैं। मतलब जो मध्य में होता है उसमें हम प्लेटिनम का तार लगाते हैं, और जहाँ से ऊपरी सिरा होता है वहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस। ओके, चलिए इसकी क्रियाविधि हम लोग देखते हैं। क्रियाविधि क्या है मेरे पास, तो क्रियाविधि है यह एनोड व कैथोड दोनों के साथ व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब चाहे कैथोड हो या एनोड हो, दोनों के साथ ये व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसकी शैल अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है, उत्क्रमण, मतलब इसकी शैल अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय, मतलब दोनों तरफ काम करती है। तो जैसे एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है तो हमने H2 लिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये दोनों चीज़ प्रदर्शित करता है, एनोड पे भी करता है और एनोड पे ऑक्सीकरण करता है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये मेरे पास फिगर है, तो ये कैथोड है। तो कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये कांच की एक बनी होती है, और इस पर ये तार लगा, ये जो है लाइन, ये Pt मतलब प्लेटिनम का तार होता है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, 1 एटीएम हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 एटीएम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, और ये विलयन जो है 1 मोल HCl का भरा होता है। किसका होता है, HCl का होता है। और ये जो पत्ती टाइप की रखी है ये भी किसकी होती है, प्लेटिनम की होती है। और ये जो हमने ये नली जो होती है ना, ये नली ये होती है कांच की नली होती है। इसमें नलिका में क्या भरा होता है, Hg, मतलब इसमें पारा भरा होता है। ओके, तो ये मेरा स्ट्रक्चर होता है। चलिए एक दूसरा स्ट्रक्चर है Zn के लिए, हम लोग वो दिखा देते हैं आपको। Zn विभव का मापन हम इससे करते हैं। तो ये मेरे पास फिगर है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये एनोड पे है Zn, मतलब इसमें जो विलयन भरा हुआ किसका भरा, Zn SO4 का है विलयन। इसको हम लोग बोलते हैं लवण सेतु। तो ये लवण सेतु है मेरे पास। ये एनोड पे माइनस होता है, ये कैथोड है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं हम लोग, प्रवाहित, अभी हमने ऊपर दिखाया था ना। तो हाइड्रोजन गैस हम लोग प्रवाहित करते हैं, और ये मेरे पास होती है पारे की। इसके अंदर क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। तो एनोड पे देखो क्या होता है, एनोड पे इस पर क्या होता है, देखो Zn होता है। Zn पे क्या होता है, +2 होता है, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इस पर अपने ऑटोमेटिक प्लस चार्ज चढ़ा जाता है। और कैथोड पे क्या होता है, देखो 2H आयन होते हैं। तो इसकी बैलेंसिंग पूरी करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं। तो +2 इलेक्ट्रॉन, तो एरोगन क्या बन जाता है, H2, मतलब हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस फार्मूले द्वारा हम आपको दिखाते हैं। देखिए जरा आप लोग, ई सेल बराबर होगा ई कैथोड और ई एनोड। अभी क्वेश्चन है तो हमको ऐसे ही लिखना होगा, ई कैथोड और ई एनोड। मतलब ई सेल अगर हम निकालेंगे तो हम ई कैथोड करेंगे और ई एनोड करेंगे। तो यहाँ पे ई कैथोड कितना है, 0, और ई एनोड होता है, इसका जो वैल्यू ही होती है 0.76। तो हमारे पास ई सेल निकलेगा माइनस का 0.76 वोल्ट। ओके, चलिए और देख लेते हैं। तो अभी हमने किसका देखा था, जिंक का। अब हम लोग Cu मतलब कापर के विभव का मापन हम किससे, तो ये अभी ये साइड ये चीज़ लगी थी, अब ये साइड आ जाती है। तो ये साइड गया, इसमें हम हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रवाहित करते, सेम वही चीज़ ये यहाँ पे वोल्टमीटर लगा होता है मेरा। और इस साइड अब कैथोड, अभी कहाँ पे हो रही थी, एनोड पे हो रही थी क्रिया, अब कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी। और कैथोड पे पॉजिटिव होता है। और विलयन किसका होगा, CuSO4 का होगा, कापर सल्फेट का, उसमें किसका था, जिंक सल्फेट का। तो एनोड पे कौन सी क्रिया होती है, H2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन, तो 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। कैथोड पे क्या होगा, Cu+2, तो Cu+2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन कर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो एरोगन क्या बनेगा, Cu बनेगा। तो इसका हम जब ई सेल निकालेंगे तो ई सेल बराबर क्या होगा, ई कैथोड माइनस हो जाएगा ई एनोड। तो ई कैथोड कितना वैल्यू होगा, 0.34। ये वैल्यू कॉपर के लिए होती ही है कैथोड पर, और इसका इलेक्ट्रोड पे है 0 है, एनोड पे 0। तो यहाँ पे ई सेल कितना प्लस का निकले 0.34। तो आपको प्लस और माइनस के साइन इंक्लूड अवश्य करने हैं, क्योंकि इनका बहुत महत्व होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं विद्युत वाहक बल का मापन। तो विद्युत वाहक बल का मापन क्या होता है, तो किसी विद्युत रासायनिक सेल में मुख्य 3 समस्याएं उत्पन्न होती है। जो विद्युत रासायनिक सेल होती है उसमें 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो नंबर 1 है मेरे पास, सांद्रता परिवर्तन से इनका विभव स्थिर नहीं रह पाता, जो सांद्रता विभव है ना उससे स्थिर नहीं रह पाता। नंबर 2 है, इनकी सेल अभिक्रियाएँ अनुत्क्रमणीय होती हैं। जो सेल अभिक्रियाएँ होती हैं कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं। और नंबर
3 है, इनके ताप गुणांक का मान अधिक होता है। जो इनका ताप गुणांक होता है उसका मान अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने आज डैनियल सेल के बारे में पढ़ दिया। ई सेल थोड़ा निकाल के देख लिया, ई सेल क्या होता है। चलिए आगे का हम टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वेस्टर्न सेल को नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।